नमस्कार, आप सभी को डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। शुरू करते हैं। कामो 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वह भारतीय सेना जल्द ही रूस से कामो 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेने हेतु छूट प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगी। 2015 में भारत और रूस ने कामो 226T हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए $1 अरब से अधिक की लागत का अंतर सरकारी समझौता किया था। कामो 226T भारतीय सेना और वायुसेना के पुराने और अप्रचलित चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर बेड़ों का स्थान लेगा। चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर बेड़े का स्थान यह लेगा। कामो 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसका प्रमुख बिंदु को देखते हैं। कामो 226T हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन देख लीजिए। कामो 226T को रूस के प्रसिद्ध कामो डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। असेंबलिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ मिलकर भारत रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जो कि भारत में कामो 226T हेलीकॉप्टरों को असेंबल करेगी। पेलोड क्षमता: यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो अधिकतम 3.5 टन भार के साथ उड़ान भर सकता है और यह 1 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी विशेषताएं: कामो 226T हेलीकॉप्टर में कोएक्सियल रोटर्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें एक दूसरे के ऊपर रोटर्स के 2 सेट लगे होते हैं। कोएक्सियल रोटर्स इस हेलीकॉप्टर को अन्य हेलीकॉप्टर्स की तुलना में उड़ान भरने और पेलोड क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशेष रूप से काफ़ी फायदेमंद होता है, जहां कम वायु घनत्व के कारण उड़ान भरने के दौरान विमान की प्रदर्शन क्षमता कम हो जाती है। कामो 226T हेलीकॉप्टर में एक पारंपरिक कैबिन के बजाय एक विशिष्ट वियोज मिशन कंपार्टमेंट भी होता है। यह विशेषता इस हेलीकॉप्टर को अन्य कार्यों जैसे निगरानी और कार्गो डिलीवरी आदि के लिए भी अनुकूल बनाती है। हेलीकॉप्टर के पुराने बेड़ों से संबंधित समस्याएं: सेना में चीता हेलीकॉप्टरों और चेतक हेलीकॉप्टरों का लगभग 75% हिस्सा 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उनमें से कुछ लगभग 50 साल पुराने भी हैं और उन्हें तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है। इसके कारण कई बार सेना की परिचालन क्षमता प्रभावित होती है। सेना में लगभग 400 ऐसे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। विविध में आप जानते हैं, सभी वाहनों के लिए फास्टैग आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। फास्टैग का वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और उस समय 4 बैंकों ने मिलकर 1 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए थे। वर्ष 2017 तक इनकी संख्या बढ़कर 7 लाख और वर्ष 2018 तक 34 लाख तक पहुंच गई थी। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित इस कार्ड को वाहन की विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक RFID रीडर लगा रहता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है।
और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जांच भी करता है। यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध होती है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वतः कार्ड से ही हो जाता है और वाहन बिना टोल पर रुके वहां से गुजर जाता है। फास्टैग की सुविधा वाहन यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है, जिसमें ईंधन और समय की दोनों की बचत होती है। सुशासन सुशासन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों हो गया, जो कि देश का भविष्य हैं, को सरकार के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना है। 23 दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। सुशासन दिवस सभी सरकारों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सुशासन पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और विकासोन्मुखी होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ था। वाजपेयी जी ने अपना राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शुरू किया था। चुनावी राजनीति में उनकी यात्रा वर्ष 1957 में शुरू हुई, जब उन्होंने 3 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वाजपेयी जी तकरीबन 5 दशक तक संसद सदस्य रहे और इस दौरान 10 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वे प्रधानमंत्री के पद पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी भारतीय नेता भी थे। विनीत अग्रवाल देश की प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक जो एमडी हैं, विनीत अग्रवाल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर हीरानंदानी समूह के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है। इसके अलावा वे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ में अंग लीडर काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में सीईओ ऑफ द ईयर 2018 में सीईओ ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया था। एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन हेतु की गई थी। इस व्यापारिक संघ ने देश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोयला आयात निगरानी प्रणाली केंद्र सरकार 1 फरवरी 2020 से एक कोयला आयात निगरानी प्रणाली CIMS लागू करेगी, जिसके तहत कोयला आयातकों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना और एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया जाएगा। कोयला आयात निगरानी प्रणाली CIMS से संबंधित नए नियम एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयले, कोकिंग कोल और स्टीम कोयले पर लागू होंगे। यह प्रणाली केंद्र सरकार को आयात किए जा रहे कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर नज़र रखने और तदनुसार नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करेगी। इसके तहत जारी स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। ज्ञात हो कि इससे पूर्व सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित की, जिससे पूर्व सरकार ने
घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और आयात पर नज़र रखने के उद्देश्य से कई इस्पात वस्तुओं के लिए एक आयात निगरानी प्रणाली प्रस्तुत की थी। थैंक यू।